नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की आज हमारी ये चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन से इतिहास ग्रंथों की रचना की तथा इतिहास लेखन में इनका क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिनमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में है, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1953 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय बहुत सी किताबों में 1952 ईस्वी भी दिया गया है। वैसे 1953 ईस्वी सही है, लेकिन ऑप्शन में 1953 ईस्वी न होने पर 1952 सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचनाकारों का मूल्यांकन करने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कौन सा दृष्टिकोण रखा है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय से अर्थ होता है कि रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव रहा है तथा रचनाकार ने समाज से क्या ग्रहण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इन्होंने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। क्या कहा है? आदिकाल कहा है। देखिए, आदिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक युग का दोहरा नामकरण किया है, लेकिन शुक्ल जी वीर गाथा काल को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जो नाम दिया है उस पर ज्यादा जोर दिया है, यानी कि आदिकाल को ज्यादा महत्व दिया है वीर गाथा काल की बजाय। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। देखिए, प्रश्न बच सकता है, इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे कि आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहने वाले आलोचक या विद्वान कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्याघातों एवं विरोधों का युग किस युग को कहा है? तो सही उत्तर होगा आदिकाल को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इन्होंने भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है, यानी कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा भक्ति काल को, जो भक्ति काल का उदय हुआ था, अपने प्रत्येक विद्वान ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने इस्लाम के कारण भक्ति का उदय माना है, तो किसी ने कोई और कारण माना है भक्ति काल के उदय का। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास के कारण ही भक्ति काल का उदय माना है। इन्होंने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को एक नई दुनिया। प्रश्न बन सकता है कि भक्ति काल को नई दुनिया कहने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को कहीं कहीं पे अध्ययमान भी कहा गया है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित अनेक मान्यताओं का खंडन किया है तथा अपने मतों को स्थापित किया है। तो इस बारे में गणपति चंद्रगुप्त ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ठीक है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, या शुक्ल जी ने देखिए 12 रचनाओं के आधार पर, कितनी रचनाओं के आधार पर? 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश रचनाओं को परवर्ती सिद्ध किया है, यानी कि वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल के बाद की रचनाएं माना है। और इन 12 रचनाओं में से कई रचनाओं को प्रमाणिक नहीं माना है, कई रचनाओं को प्रमाणिक भी नहीं माना है, यानी कि उन्हें अप्रमाणिक माना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनसे बहुत सारे प्रश्न बच सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बच सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इनमें से कोई एक आ जाएगा और 3 कोई अन्य आ जाएंगे। या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। 3 रचनाओं को इन्हें ले लिया जाएगा और एक किसी अन्य विद्वान की रचनाओं को इसमें रख दिया जाएगा। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी रचना है, उसके बाद की कौन सी रचना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो ये बात हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगली बात करते हैं हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान दिया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा जो रचित रचना है वह है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1964 ईस्वी में है तथा दूसरा भाग 1965 ईस्वी में है। बात करते हैं इसकी पद्धति की, तो इस ग्रंथ की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। किस पद्धति में लिखा गया है? ये वैज्ञानिक पद्धति में।
के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है आदिकाल को? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल कहा है और आरंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल। प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त है और आरंभिक काल कहने वाले कौन है? मिस्र बंधु। यानी मिस्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया है और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल भी कहा है। क्या कहा है? शून्य काल। इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1964 और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1965। इसकी पद्धति की बात करते हैं तो इसकी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है। या फिर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रारंभिक आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है वो? गणपति चंद्र गुप्त। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।